हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और टीजीटी पीटी की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? बिल्कुल भी आप लोग लापरवाही न बरतें। अगर एग्जाम थोड़ा सा लेट भी होगा और बाकी आप देख ही रहे हैं कि ट्विटर पे अभियान अभियान चल रहा है, योगी रोजगार दो, और काफी प्रयास किया जा रहा है। जो पिक्की खान है, आप जानते ही होंगे उन्हें, काफी प्रयास कर रहे हैं वो भी। तो हो सकता है एग्जाम जल्दी हो जाए। पहली बात, एग्जाम कभी भी हो आपको अच्छी तरीके से तैयारी अपनी करनी है, क्योंकि आपको मैंने एक छोटी सी वीडियो डाला था इससे पहले, और आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि सीटें बहुत कम हैं और आवेदन बहुत अधिक आए हैं, तो इसलिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपको प्रयास करना है, लगातार मेहनत करना है और लगातार आपको प्रयास करना है। बिल्कुल आपको थकना नहीं है, और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हाँ सीटें कम है, आवेदन अधिक है तो हमारा नहीं होगा। तो बिल्कुल आपको निराश नहीं होना है। आशावादी विचार रखिए, आशावादी दृष्टिकोण रखिए और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिए। तो जैसा कि मैं सीरीज चल रही है हमारी ये पॉलिटिकल थिंकर्स की, तो मैंने कई वीडियो डाल दिया है, और आशा करती हूँ जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो देख लें। और जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम तो है कि सुबह मैं डालती हूँ वीडियो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं डाल पाती हूँ, तो मैं किसी टाइम भी वीडियो डाल देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं सीरीज में। ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, हमने राज्य के दैवी सिद्धांत पढ़ लिए थे, हमने शक्ति सिद्धांत पढ़ लिया था। उसके बाद हमने जो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत पढ़ लिया, फिर हमने उसकी आलोचना पढ़ ली। तो अब हम आज आ गए हैं दूसरे चैप्टर पे, टॉपिक पे, ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें। और प्लीज अगर अपने दोस्तों में भी शेयर करें तो बहुत अच्छा है, जिससे उन्हें भी लाभ हो। चलिए शुरू करते हैं। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। यह राज्य की उत्पत्ति का आधुनिक तथा सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है। क्या है यह राज्य की उत्पत्ति का? ठीक है, यह सबसे आधुनिक माना जा रहा है, ये विकासवादी और ऐतिहासिक जो है सिद्धांत, और सर्वाधिक उपयुक्त, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत माना गया है। गार्नर के अनुसार राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है। ठीक है, गार्नर ने क्या कहा है? गार्नर कहते हैं कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, यानी इन्होंने ईश्वर की सृष्टि माना नहीं माना है, और न ही उच्च कोटि के शारीरिक यानी शक्ति का परिणाम भी नहीं है, जैसा कि पहले दैवी सिद्धांत में था कि ईश्वर की सृष्टि है और शक्ति सिद्धांत के द्वारा शारीरिक बल का प्रयोग। तो इन्होंने, गार्नर ने क्या कहा है कि यह न तो ईश्वर की सृष्टि है, न उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न ही किसी प्रस्ताव अथवा सम्मेलन द्वारा बनाई हुई वस्तु जैसा कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत माना गया है, और न वह परिवार का विस्तार मात्र है। ठीक है, तो ये गार्नर ने कहा है। राज्य को ऐतिहासिक कृति मानते हुए बर्गेस कहते हैं, बर्गेस ने क्या कहा है? राज्य इतिहास की उपज है, यानी राज्य इतिहास की उपज है, धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। अर्थात राज्य पूर्णतः अपूर्ण, प्रारंभ में असभ्य किंतु उन्नति की ओर अग्रसर, यानी प्रारंभ में असभ्य था, अपूर्ण था, पूर्ण नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? उन्नति की ओर अग्रसर होता चला गया। तो अग्रसर होकर अवस्थाओं से होकर मानव जाति के पूर्ण व सार्वभौम संगठन की ओर मानव समाज का क्रमिक व निरंतर विकास है। तो क्या है यह? मानव समाज का क्रमिक, ठीक है, क्रमानुसार, ठीक है, क्रमानुसार, निरंतर, लगातार क्या है? यह विकास है जो है ये। ठीक है, विषय के मनोविज्ञान की तनिक गहराई में जाकर यदि देखा जाए तो इसका अर्थ कानूनी संस्थाओं के रूप में मानव प्रकृति के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक प्राप्ति तथा प्रकृति के वैयक्तिक पहलू को सार्वभौम पहलू के अधीन करना है। ठीक है, प्रकृति का जो वैयक्तिक पहलू है, उसका वैयक्तिक पक्ष है, उसे क्या करना है? सार्वभौमिक पहलू के क्या करना है? उसके अधीन करना है। विकासवादी सिद्धांत के समर्थकों, मैकाइवर, कौन कौन से हैं विकासवादी सिद्धांत के समर्थक? मैकाइवर, ब्लंटसली, गिलक्रिस्ट या गिलक्राइस्ट भी लिखा रहता है इनका कहीं, तो इसमें नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। बर्क, मांटेस्क्यू, लीकॉक, गार्नर तथा बर्गेस के नाम इनके प्रमुख है। ये हैं विकासवादी सिद्धांत के जो समर्थक हैं।
लिकॉक ने विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा है कि राज्य एक बुद्धि और विकास है। राज्य क्या है? बुद्धि और विकास, यानी बुद्धि से राज्य का विकास हुआ है। वह सुदूर और अज्ञात भूतकाल से, ठीक है, भूतकाल से लेके आज तक मानव के इतिहास के क्रमिक विकास की परिणाम की जो है प्रक्रिया का परिणाम है। तो ये धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। भूतकाल से लेकर आज के जो मानव इतिहास है उसका धीरे धीरे क्रमिक रूप से क्रमानुसार उसके विकास की प्रक्रिया है जो लगातार चली है, जिसका यह क्या है, ये परिणाम है राज्य। ठीक है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति न तो एक निश्चित समय में हुई है, यानी विकासवादी सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य की उत्पत्ति एक निश्चित समय में नहीं हुई है, ना ही किसी विशेष कारण से, बल्कि राज्य तत्वों की सम्मिलित तत्वों के प्रभाव स्वरूप अस्तित्व में आया। राज्य क्या है? जो राज्य तत्व हैं, जो उसके तत्व माने जाते हैं, वो उन सम्मिलित उन तत्वों के सम्मिलित प्रभाव के रूप में यह अस्तित्व में आया है। इसमें प्रमुख तत्व क्या है? स्वजन समूह है, धर्म युद्ध जो हुए, राजनीतिक चेतना जो चेतना जागृत हुई, आर्थिक क्रिया और मनुष्य की जो सामाजिक सामुदायिक ये सब प्रकृति, इसके अनुसार राज्य का विकास हुआ है विकासवादी सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। राजनीतिक विकास में सहायक तत्व। राज्य का विकास किसी एक तत्व से नहीं हुआ, वरन जैसा कि गर्टिल ने कहा है कि रक्त संबंध, धर्म तथा सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता ने एक संगठन की स्थापना में योगदान दिया, जिससे राज्य का विकास हुआ है। कैसे विकास हुआ है राज्य का? धर्म तथा सुरक्षा व्यवस्था, यानी सुरक्षा व्यवस्था, रक्त संबंध, ठीक है, रक्त संबंध, सुरक्षा व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था, आवश्यकता, और इन सब की आवश्यकता ने क्या किया? एक संगठन की स्थापना में योगदान दिया, यानी राज्य नामक एक संगठन की विकास में क्या किया? योगदान दिया। तो जिससे क्या हुआ? राज्य का फिर विकास हुआ, राज्य अस्तित्व में आया। संक्षेप में राज्य के विकास में सहायक तत्व इस प्रकार हैं। कौन कौन से सहायक तत्व हैं? मनुष्य की सामाजिक प्रकृति, रक्त संबंध, धर्म शक्ति, आर्थिक क्रियाएं और राजनीतिक जो है चेतना। तो इन सब के द्वारा ये राज्य के विकास में जो है ये सहायक तत्व है। ठीक है। मनुष्य की सामाजिक प्रकृति। मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है और उसकी इसी प्रवृत्ति ने इसे सामूहिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है, हम और आप अकेले नहीं रह सकते, हमें समाज की आवश्यकता पड़ती है, हमें एक दूसरे से बातचीत की आवश्यकता पड़ती है, हमें एक दूसरे की कार्यों के लिए भी एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम सब कुछ अकेले अपने लिए हासिल नहीं कर पाते हैं और ना हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए एक दूसरे के सहयोग की भावना, सामाजिकता का विकास, सामुदायिक भावना, यह सब क्या है? यह एक सामाजिक प्राणी होने की निशानी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और इसकी इसी प्रवृत्ति ने क्या किया? इसे सामूहिक जीवन, क्योंकि हम अकेले नहीं रहना चाहते हैं, हम समूहों में रहना चाहते हैं, हम समाज में रहना चाहते हैं, हम समाज से कटकर नहीं रहना चाहते। ठीक है। तो प्रेरित इसे जो है किया, जिससे समाज तथा अन्य संगठनों का जन्म हुआ। ठीक है। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट में लिखा है कि मनुष्य अपनी सामाजिक प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए अनेक सहचर बनाता है। जो अनेक अपने साथ में सहचर बनाता है, यानी संबंधी बनाता है, राज्य उन्हीं में से क्या है? एक है। ठीक है। स्वजन समूह अथवा रक्त संबंध। स्वजन समूह का अर्थ है सगे संबंधियों के समूह जो रक्त संबंध पर आधारित होते हैं। तो स्वजन समूह जो रक्त संबंध पर आधारित होंगे, जैसे परिवार के लोग हैं, नाते रिश्तेदार हैं, वो रक्त, जिनसे हमारा रक्त का रिलेशन हो, ब्लड रिलेशन हो, जैसे उसे रक्त संबंध कहते हैं। तो जो हमारा, जैसे हमारे सगे संबंधी जो है वो क्या है? रक्त संबंध पर आधारित है। पहले हम परिवार का निर्माण करते हैं, फिर हम समुदाय का निर्माण करते हैं, उसके बाद हम समाज का निर्माण करते हैं। तो स्वजन समूह का अर्थ है सगे संबंधियों के जो समूह जो रक्त संबंध पर आधारित होते हैं। रक्त संबंध सजातीयता ने राज्य के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है, जिसके परिणाम स्वरूप पहले परिवारजन के लोग, फिर गोत्र, अंततः क्या हुआ? फिर राज्य का जन्म हुआ है। गर्टिल के शब्दों में रक्त के संबंधों ने एकता के बंधन को मजबूत किया है। जो रक्त का संबंध है, ब्लड रिलेशन है, वो क्या है? एकता के बंधन को वो मजबूत करता है। हम परिवार के लोग हैं, हम समाज के लोग हैं, हम समुदाय के लोग हैं, तो हम क्या है? एक हमारे अंदर एक भावना होती है कि हमें कोई
प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई दिक्कत ना हो, तो हम एक संगठन बना के रखते हैं। हमारा पारिवारिक संगठन होता है, सामुदायिक संगठन होता है, सामाजिक संगठन होता है, तो हम एक संगठन बना के रखते हैं और उसे मजबूत बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। और प्रारंभिक राज्यों को राजनीतिक संगठन के रूप में विकसित होने में क्या हुआ, योगदान दिया। ठीक है। मैकाइवर ने रक्त संबंध की चर्चा करते हुए लिखा है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है। इस परिभाषा को आप बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल रट लें, ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, और बार बार पूछा जा सकता है। तो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ये जरूर आता है इस तरीके को क्वेश्चन मैकाइवर का। ठीक है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर क्या करता है, राज्य को जन्म देता है। मैकाइवर की कोटेशन को आप रट डालें। ठीक है। सन हेनरी मेन के अनुसार समाज की प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम खोज, प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम खोज इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती है कि समूह को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन क्या था, रक्त संबंध था। ठीक है, पहले हम क्या होते हैं, हम परिवार से ही माता पिता से संबंधित होते हैं, फिर अपने परिवार से और लोगों से संबंधित होते हैं, फिर चाचा ताऊ से संबंधित होते हैं। तो हम हमारा धीरे धीरे क्या है, हमारा पारिवारिक रिश्ता जो है फिर धीरे धीरे और बड़ा होता जाता है, और हमारे जो परिवार के लोग होते हैं, नाना नानी मौसी मामा में, सबसे हम क्या है धीरे धीरे एक सूत्र में बंधे होते हैं। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है, राज्य का विकास होता है, इनका मानना है हेनरी मेन। प्रारंभिक काल में कुटुंब मातृ प्रधान थे। ऐसा माना जाता है कि मातृ प्रधान थे, यानी माता ही मालकिन होती थी। और जबकि हेनरी मैन अपनी पुस्तक एशियंट लॉ तथा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन इसमें पितृ प्रधान यानी पितृ प्रधान सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है। तो मातृ प्रधान भी माना गया है, पितृ प्रधान भी माना गया है। कुछ जगहों पे मातृ प्रधान भी कहा जाता है कि मातृ प्रधान थे पहले शुरुआत में, फिर बाद में पितृ प्रधान हुए। ठीक है। धर्म, राज्य की उत्पत्ति व विकास में धर्म दूसरा तत्व था। एक ही पारिवारिक इकाई से जुड़े होने के कारण लोग एक ही देवता की उपासना करते थे। ऐसा माना जाता है कि हम अगर हमारे परिवार में किसी एक देवी देवता की उपासना की जाती है और उसी को फिर हमारे पीढ़ियां हमारी उसी को मानती चलती हैं आगे आगे। ठीक है, तो हमारा जो है हम जो करते हैं वो हमारी आगे की पीढ़ियां भी उसे देखकर उसका जो है करती हैं, तो उपासना करते थे। विल्सन ने लिखा है कि रक्त संबंध संबंध का दूसरा स्वरूप था। विल्सन ने क्या लिखा है, धर्म धर्म रक्त संबंध का दूसरा स्वरूप था, ये विल्सन ने कहा है। गैटल के अनुसार रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप थे और समूह की एकता और उसके कर्तव्यों को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। क्योंकि परिवार के लोग अगर किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो फिर उसका और लोग पीढ़ियां अनुकरण करती रहती हैं। ठीक है, तो अनुकरण करती है, फिर धीरे धीरे उनकी वो पारिवारिक देवी देवता हो जाते हैं। तो इस तरीके से रक्त संबंध क्या करता है, फिर धर्म को भी इस तरीके से बढ़ावा देता है। तो ये कहा है कि रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप थे, यानी एक ही वस्तु के दो रूप माने जाते हैं। समूह की एकता उनके कर्तव्यों की धार्मिक क्या थी, मान्यता थी। तो एक समूह में इकट्ठे होकर वो एक देवी देवता को उपासना करते थे, पूजा करते थे, उससे भी सामूहिक भावना का विकास हुआ, सामाजिकता का विकास हुआ। ठीक है। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि कुटुंब का संघ यानी परिवार का संघ उतना ही धार्मिक था जितना वह स्वाभाविक था। तो जितना स्वाभाविक था उतना ही वह धार्मिक था। सारांश रूप में राज्य और अन्य संगठनों की एकता, ठीक है, हेतु धर्म महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में प्रस्तुत था। धर्म ने मनुष्य अनुशासन तथा आज्ञा पालन आदि सिखाया। धर्म ने क्या सिखाया हमें, हम अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो हम किससे डरते हैं, सबसे पहले हम भगवान से डरते हैं। चाहे हमें कोई भी नहीं देख रहा हो, हम चोरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हम क्या सोचते हैं, हमारे मन में क्या ख्याल आता है कि ऐसा है कि कोई तो नहीं देख रहा लेकिन भगवान जरूर देख रहे होंगे, ये चीज हमारे दिमाग में जरूर आती है। तो हमें धर्म का डर है, हमें तो ये धर्म ने हमें क्या सिखाया, फिर हम उस काम को नहीं करते हैं। ऐसा लगता है हमें काम ये क्या करेंगे तो हमें पाप लगेगा, या हमें जो है इसका सजा मिलेगी, हमें फल मिलेगा अपने कर्मों का। तो ये सब चीजें हैं एक धर्म से संबंधित होती हैं। और धर्म हमें फिर अनुशासन सिखाता है। क्या सिखाता था, हमें अनुशासन सिखाता है, और हम उस कार्य को नहीं करते हैं। हम जो है सही दिनचर्या का पालन करने की कोशिश करते हैं, सच बोलते हैं और अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमें कहीं ना कहीं भगवान का डर रहता है, ईश्वर का हमें डर रहता है। तो यह सब चीजें धर्म से जुड़ी होती है। तो धर्म मनुष्य के अनुशासन सिखाता है और आज्ञा पालन। यह क्या सिखाता है, आज्ञा पालन और अनुशासन धर्म सिखाता है। तब जबकि समाज का विकास नहीं हुआ था। तो यह तब की चीजें हैं जब समाज का विकास नहीं हुआ था, लोग कबीलों में रहते थे, चाहे जैसे रहते थे, तब भी धीरे धीरे ये चीजें दिमाग में आती गई लोगों के।
ठीक है, यह कहा गया है। शक्ति अथवा युद्ध राज्य संस्था के विकास में शक्ति अथवा युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ओपेनहाइमर, ठीक है, ओपेनहाइमर के अनुसार सभी राज्यों की उत्पत्ति का कारण किसानों तथा गिरोहों, श्रमिकों, डकैतों, वृक्षहीन घास के ऊंचे मैदानों तथा राज्य के बीच में संपर्क है माना जाता है। मैकाइवर के अनुसार यह सही है कि राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण शक्ति या बल नहीं। मैकाइवर ने क्या कहा कि राज्य का उत्पत्ति का मूल कारण शक्ति या बल नहीं, यानी शक्ति के अनुसार राज्य का बल के प्रयोग द्वारा राज्य की स्थापना नहीं की गई है, यह माना है। फिर भी राज्य के विकास के पीछे शक्ति का, लेकिन राज्य के विकास के पीछे शक्ति का पर्याप्त हाथ रहा है, क्योंकि राज्य का विकास भी तभी हुआ है जब शक्ति लोगों के हाथ में आई। ठीक है, जो शक्तिशाली रहा वही राजा बना, शुरुआत में यही हुआ है। ठीक है, प्रारंभिक समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस। शुरुआत में क्या होता था, जो शक्तिशाली होता था वही सब कुछ कर पाता था, अन्य लोगों पे दबाव डाल पाता था, अन्य लोगों से पालन करवा पाता था अपनी बातों का, अपनी आज्ञा का, और उसकी लोग आज्ञा मानते थे। तो यही है कि जो शक्तिशाली, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रारंभिक समाज में क्या थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस के चलन नए नेतृत्व युद्ध को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप शक्तिशाली विशेषाधिकारों, व्यक्ति विशेषाधिकारों की रक्षा हेतु योद्धा नामक पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित होने लगे। तो फिर धीरे धीरे ये जो चीजें आगे बढ़ती गई। इसी बलपूर्वक शक्ति ने प्रभुसत्ता, तो इसी बलपूर्वक ये माना जा रहा है कि इसी बलपूर्वक शक्ति ने प्रभुसत्ता का रूप धीरे धीरे धारण कर लिया। और कालांतर में फिर बाद में क्या हुआ, शासक के प्रति भक्ति तथा निष्ठा का जन्म हुआ। पहले तो बलपूर्वक शक्ति ने क्या किया, प्रभुसत्ता का रूप धारण कर लिया। उसके बाद कालांतर में शासक के प्रति क्या हुआ, राजा के प्रति भक्ति भी होने लगी। राजा होता था तो उसके प्रति भक्ति तथा निष्ठा का जन्म भी हुआ। कुछ लोग मन से करते थे, कुछ लोग डर बस भी करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, भक्ति और निष्ठा की भावना का विकास हुआ। आर्थिक क्रिया, राज्य की उत्पत्ति व विकास में आर्थिक गतिविधियों का भी प्रमुख स्थान रहा है। गटल के अनुसार मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां, जिनके द्वारा मनुष्य ने अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं, भोजन, क्या है हमारी आवश्यकताओं, सबसे पहले भोजन, निवास आदि की पूर्ति की, फिर संपत्ति का संचय भी किया। पहले हमें सबसे जरूरी क्या चीज लगती है, हमें जीने के लिए क्या चाहिए, हमें सबसे पहले भोजन की आवश्यकता होती है, फिर उसके बाद हमें रहने की जगह की आवश्यकता होती है, कपड़ों की आवश्यकता होती है, इन सब चीजों की हमें आवश्यकता। उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें कुछ धन बचाना चाहिए और संपत्ति का अर्जन भी हमें करना चाहिए। ठीक है, तो हम इन्होंने क्या किया, पहले भोजन की व्यवस्था की, उसकी मूल आवश्यकता थी, फिर निवास की, फिर उसके बाद धीरे धीरे संपत्ति का संचयन भी करना चला, जो है चाहा कि बुरे वक्त में हमें ये संपत्ति काम आएगी, हमारे बच्चों के काम आएगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, संपत्ति का संचय भी करना मनुष्य ने शुरू कर दिया। राज्य के निर्माण में ये सब सहायक तत्व रहे, इसके लिए राज्य की क्या हुई, आवश्यकता महसूस हुई की गई। राज्य की उत्पत्ति व विकास में आर्थिक तत्वों की भूमिका पर बल देने वाले समर्थकों में कौन है, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, हाफ्स, लाक, रूसो आदि के नाम आते हैं, जो आर्थिक तत्वों की भूमिका पर बल देते हैं। कौन कौन है आर्थिक भूमिका के तत्वों पर जो बल देते हैं, याद रखना है आपको, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, हाफ्स, लाक, रूसो आदि के नाम है जो आर्थिक तत्वों की भूमिका पर बल देते हैं। ठीक है, राजनैतिक चेतना, उसके बाद क्या है, राजनैतिक चेतना। राजनीतिक चेतना से आशय उस अनुभूति से है जिसके कारण आदिम व्यक्ति ने राज्य की अनिवार्यता महसूस की। तो आदिम व्यक्ति ने, पूर्व के मानव ने, व्यक्ति ने राज्य की अनिवार्यता महसूस की। अरस्तु ने व्यक्ति को एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी माना है। ये कोटेशन आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो एक क्या माना है अरस्तु ने, व्यक्ति को राजनैतिक और सामाजिक प्राणी मनुष्य को माना है अरस्तु ने। ठीक है, वह राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व था। गिलक्राइस्ट ने इस संबंध में कहा है कि राज्य निर्माण के सभी तत्वों की तह में, जिनमें रक्त संबंध धर्म भी सम्मिलित है, राजनीतिक चेतना है। क्या कहा है गिलक्राइस्ट ने, इन्होंने कहा है राज्य निर्माण के लिए सभी तत्वों, ठीक है, सभी तत्व जिनमें रक्त संबंध और धर्म भी सम्मिलित है, वह क्या है, राजनीतिक चेतना है, और यह सबसे प्रमुख मुख्य तत्व है। ब्लंडसली के अनुसार मनुष्य में सामाजिक जीवन की इच्छा राज्य निर्माण का कारण होती है। तो ब्लंडसली क्या कहते हैं कि जो सामाजिक जीवन जीने की इच्छा होती है कि हमें समाज में रहने का, हमें रहना चाहिए, हमें समाज में रहना है, हम समाज के बिना नहीं रह सकते हैं, तो यह जो जीवन जीने की, समाज में रहने की इच्छा होती है, वह राज्य निर्माण का कारण जो है होती है। उसके लिए राज्य निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई और धीरे धीरे क्या हुआ, राज्य का विकास हुआ।
गटल के अनुसार राज्य क्रमिक और स्वाभाविक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया। गटल ने क्या कहा है? राज्य क्रमिक और स्वाभाविक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया है। जो भी ये कोटेशन है, आपको पूरी कोटेशन अच्छी तरीके से याद रखनी है, कोटेशन भी पूछी जाती है ज्यादातर इसमें से। ठीक है। राजनीतिक चेतना के कारण जैसे सभ्यता तथा संस्कृति का विकास होता गया और वैसे वैसे राज्य भी विकसित होता गया। तो जब राजनीतिक चेतना जागृत हुई, उसके बाद क्या हुआ? सभ्यता तथा संस्कृति का विकास धीरे धीरे हुआ और वैसे वैसे क्या हुआ? राज्य का भी विकास होता गया और राज्य विकसित होता चला गया। ठीक है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के विकास की अवस्थाएं निम्न है। सबसे पहले कबीली राज्य, कबायली राज्य, जो मैंने पहले आपको पढ़ा चुकी हूं मैं। प्राच्य साम्राज्य, ठीक है। यूनानी, ग्रीक सिटी स्टेट, यूनानी नगर राज्य, और उसके बाद रोमन साम्राज्य, फिर है सामंती राज्य आया, फिर उसके बाद आधुनिक राज्य आया, और उसके बाद आया है उपनिवेशी राज्य। ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप राज्य का विकास हुआ। राज्य का विकास सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप धीरे धीरे हुआ है, परंतु उदारवादी एवं मार्क्सवादी विचारकों में इस संबंध में अलग अलग दृष्टिकोण है। लेकिन जो मार्क्सवादी विचारक हैं, जो वर्ग संघर्ष मानते हैं कि अमीर और गरीब तो श्रेणी में बांटा है, वर्ग संघर्ष मानते हैं, अमीर की श्रेणी और गरीब की श्रेणी। और उदारवादी जो विचारक हैं, इस संबंध में इनके अलग अलग दृष्टिकोण है। उदारवादी दृष्टिकोण के समर्थकों में हेनरी मेन, बेंजहट और मैकाइवर का नाम प्रमुख है। ठीक है। उदारवादी मैकाइवर जो है, उदारवादी मैकाइवर के अनुसार, यानी ये मैकाइवर जो है उदारवादी विचारक है। आधुनिक राज्य अनेक उतार चढ़ाव के बाद सबके हित, साधन और सामंजस्य के उपकरण के रूप में विकसित हुआ है। मैकाइवर सेवा धर्मी राज्य का समर्थक था। इसके विपरीत एंगेल्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति और विकास समाज में धनवान निर्धन वर्गों के वर्ग संघर्ष का परिणाम है। तो मार्क्सवादी जो विचारक हैं वो मानते हैं कि वर्ग संघर्ष का जो है ये परिणाम है। गरीब और अमीर लोगों के बीच में संघर्ष हुआ, फिर उसमें अमीर लोगों ने क्या किया कि राज्य का निर्माण किया और राज्य पे कब्जा कर लिया। ठीक है। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। कोरी कल्पना पर आधारित न होकर वैज्ञानिक समाज और मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। गिलक्रिस्ट के अनुसार राज्य ऐतिहासिक विकास का फल है। राज्य क्या है गिलक्रिस्ट के अनुसार? राज्य ऐतिहासिक विकास का फल है जिसमें रक्त संबंध, धर्म, राजनीतिक चेतना क्या है? प्रमुख तत्व रहे हैं। यद्यपि हम यह नहीं कह सकते हैं कि कौन सी जगह कौन सा तत्व प्रमुख रहा या कौन से तत्व ने कब मैदान छोड़ दिया या वह कब मैदान में आया। तो यह कहा नहीं जा सकता कि कब कौन से तत्व, शुरुआत में कौन से तत्व प्रमुख रहे, फिर बाद में कौन से तत्व प्रमुख हुए, कब किसने क्या किया। लेकिन धीरे धीरे इन सब बातों से मतलब यह है कि धीरे धीरे विकास हुआ है राज्य का, विकासवादी धारणा के अनुसार। ठीक है। ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत हमने आज पढ़ लिया है, और फिर हम इसके नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।